हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं थर्मोडायनामिक्स। क्या करने वाले हैं हम? थर्मोडायनामिक्स में अगर मैं बात करूं तो थर्मोडायनामिक्स का मतलब हो गया ऊष्मागतिकी, है ना। यानी कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द फिनोमिना रिलेटेड टू हीट। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द फिनोमिना रिलेटेड टू हीट। यानी कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जो ऊष्मा से संबंधित प्रक्रियाओं से ऊष्मा से संबंधित प्रक्रियाओं से संबंधित है। अब इसमें कुछ नियम होता है ना। तो सबसे पहला जो नियम हमारा पास होता है वो है ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। यानी कि ऊष्मागतिकी का शून्य नियम। ज़ीरोथ लॉ क्या होता है, शून्य नियम क्या है? तो ये बेसिकली हमें देता है कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। ये हमें किसके बारे में बताएगा? टेम्परेचर के बारे में बताएगा, तापमान के कॉन्सेप्ट अवधारणा के बारे में ये बताता है। ठीक है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन कई बार आता है कि ज़ीरोथ लॉ क्या बताता है। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर यानी कि तापमान की अवधारणा ये बताता है। तापमान की अवधारणा, तापमान की अवधारणा ये देता है। क्या बताता है? ये हमें थर्मल इक्विलिब्रियम का कांस्टेंट क्या देता है? थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में ये हमें बताता है तापीय तापीय संतुलन के बारे में। क्या कहता है ये? यदि दो वस्तुएं हैं ए और बी, मैं इसको पहले आपको थ्योरी के फॉर्म में लिखूंगा। इफ टू बॉडीज ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम with body C, then A and B are also in thermal equilibrium. क्या कह रहा है कॉन्सेप्ट? कि यदि दो वस्तुएं, दो बॉडी ए और बी आपस में तापीय संतुलन बना रही है सी के साथ, तो ए और बी भी आपस में कैसी होंगी? तापीय संतुलन बना रही होंगी। यानी कि यदि ए और बी दो वस्तुएं सी के साथ तापीय संतुलन में हैं, तो ए और बी आपस में भी
तापीय संतुलन में होंगे। नोट कर लेंगे इसे। तो जीरोथ लॉ हमें ऊष्मागतिकी का शून्य नियम हमें कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर यानी कि तापमान की अवधारणा दे जाता है। थर्मल इक्विलिब्रियम की ये बात करता है, तापीय संतुलन की बात करता है। कहता है यदि दो वस्तुएं ए और बी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मान लो सी के साथ, तो मान लो ये एक वस्तु है सी और यहाँ पर एक लेयर लगी है, कंडक्टिंग लेयर, एक कंडक्टिंग लेयर है। ऐसा समझाता हूँ, मानो एक वस्तु है सी, यहाँ पर एक लेयर लगी है कंडक्टिंग यानी कि चालक की, एक क्या है, छोटी सी पतली सी चादर बनी है चालक की। और यहाँ पर दो वस्तुएं ए है और बी है, एक ए बॉडी है एक बी बॉडी। और ये ए और बी जो आपस में है ये इंसुलेटिंग मटेरियल से लगी है, यानी कि इन दोनों के बीच जो वॉल है इंसुलेटिंग वॉल है। इंसुलेटिंग यानी कि कुचालक दीवार है, इंसुलेटिंग वॉल। ये कैसी है, कंडक्टिंग वॉल है। एक चालक की दीवार यहाँ पर लगी है। अब आपको पता है ये अगर इंसुलेट कंडक्टिंग है तो यहाँ से हीट का ट्रांसफर होगा, है ना। हीट ट्रांसफर करती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में, यानी कि ऊष्मा हमेशा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की तरफ चलती है, तो यहाँ पर हीट का ट्रांसफर होगा। बिल्कुल। अब ए और सी का जो टेम्परेचर है, यानी कि थर्मल इक्विलिब्रियम क्या कह रहा है, थर्मल इक्विलिब्रियम कह रहा है कि टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल्स टू टेम्परेचर ऑफ बी, यानी कि ए और सी, टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल्स टू टेम्परेचर ऑफ सी, क्योंकि इन दोनों के बीच क्या लगी है, एक वॉल लगी है। यानी कि ए का तापमान बराबर है सी के तापमान के। यानी कि टेम्परेचर ए का किसके बराबर है, टेम्परेचर सी के बराबर है। दोनों आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम। उसी प्रकार अगर हम बात करें टेम्परेचर ऑफ बी इज इक्वल्स टू टेम्परेचर ऑफ सी, यानी कि सी का तापमान बराबर है सी के तापमान के। सी का तापमान टेम्परेचर बी का सी के बराबर है। तो यदि तापमान ए का सी के बराबर है और तापमान बी का भी सी के बराबर है, तो यहाँ से क्या इंप्लाई होगा, यहाँ से ये पता है कि ए का तापमान और बी का तापमान भी बराबर है, यानी कि ये दोनों आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ये दोनों भी आपस में तापीय संतुलन में हैं। यही है जीरोथ लॉ। क्या कहता है, इफ टू बॉडीज ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सी, यानी कि ए और बी, ए भी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी भी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, यानी कि तापीय संतुलन में है, तो ए और बी का तापमान भी बराबर ही होगा। ये दोनों भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में ही होंगे, यानी कि ये दोनों भी आपस में तापीय संतुलन में होंगे। नोट करें फटाफट से। तो यहाँ से हमें पता लग गया, अगर तापमान ए का सी के बराबर था और तापमान बी का भी सी के बराबर था, तो ए और बी का तापमान भी आपस में बराबर होगा। दैट इज द जीरोथ लॉ। जीरोथ लॉ जैसे मैंने आपको बताया, ये कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर के बारे में बताया। अब बात कर लेते हैं थोड़ा हीट एंड वर्क की। हीट क्या होती है और वर्क क्या होता है, ऊष्मा और कार्य।
तो ऊष्मा और कार्य दोनों अलग अलग चीजें बिल्कुल, लेकिन बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट में आपको एक चीज जानने को मिलेगी, दैट वर्क इज हीट एनर्जी या वर्क इज अ फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। देखो, अगर आपको किसी वस्तु को या किसी भी बॉडी का टेम्परेचर राइज करना है, यानी कि आपको क्या करना है, किसी वस्तु का तापमान बढ़ाना है, तो आप उसको दो तरीके से बढ़ा सकते हो। कैसे? देखो, अगर मान लो आपके सामने एक लोहे की छड़ है, जिसको हम सरिया कह सकते हैं, चलो ठीक है, आयरन की। अब इस आयरन का टेम्परेचर आपको राइज करना है, इस लोहे की छड़ का आपको तापमान बढ़ाना है। तो आप कैसे बढ़ा सकते हो इस लोहे की छड़ का तापमान? आप इसको दो तरीके से बढ़ा सकते हो। यू कैन रेज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी बाय टू थिंग्स। आप किसी वस्तु का तापमान दो तरीके से बढ़ा सकते हो। पहला, तो इस वस्तु पर कार्य करके, इस वस्तु पर कार्य करके। कैसे? इसको हथौड़े से पीटने लग, इसको जमीन में फ्रिक्शन से रगड़ने लग जाओ, घर्षण लगा दो, यानी कि इस पर कार्य करोगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। आपने देखा भी होगा, तो बीट करते हैं हैमर से, हथौड़े से, तो वो लोहा जो है वो धीरे धीरे गर्म सा फील होने लग जाता है, आपको गर्म लगेगा। सिमिलरली दूसरा तरीका है हमारे पास, और वो दूसरा तरीका है बाय डायरेक्ट हीट। उसे सीधे ऊष्मा दे दो, क्या कर दो, हीट दे दो, तो ऊष्मा प्रदान कर दो, क्या कर दो, ऊष्मा प्रदान कर दो। तो जब आप उसको ऊष्मा दे दोगे तो भी वो वस्तु क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, यानी कि उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो ये दो तरीके हैं जिससे आप क्या कर सकते हो, इस आयरन यानी कि इस लोहे की छड़ का तापमान बढ़ा। तो हम कह सकते हैं वर्क इज अ फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, यानी कि कार्य एक प्रकार की ऊष्मा ही है। ठीक है, नोट डाल लेते हैं यहाँ पर, और नोट डाल के लिख सकते हैं, वी कैन रेज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी बाय टू वेज। है ना? आप खुद सोचिए, आपको ठंडा लगा सर्दियों में, तो आप अपने हाथों को दो तरीके से गर्म कर सकते हो, या तो आपस में रगड़ने लग जाओ, यानी कि वर्क करने लग जाओ, या फिर सीधे आग सेक लो भाई, हीटर के आगे बैठ जाओ, यानी कि हीट अप कर लो डायरेक्टली। इन शॉर्ट, आप उसको ऊष्मा प्रदान करो। कैन रेज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी बाय टू वेज। फर्स्ट वन इज बाय अप्लाइंग हीट, तब हम उसको ऊष्मा प्रदान कर दें, और दूसरा बाय डूइंग वर्क ऑन दी बॉडी। किसी वस्तु का तापमान हम दो तरीके से बढ़ा सकते हैं। पहला, किसी भी वस्तु का तापमान बढ़ाना है आपको, तो दो तरीके से। पहला, उसे सीधा ऊष्मा प्रदान करके, पहला तरीका। और दूसरा तरीका है उस पर कार्य करके। चलिए नोट कर लें इसे। तो अगर आपको किसी वस्तु का तापमान बढ़ाना है, यानी कि बढ़ोतरी करनी है, तो उसे सीधा ऊष्मा प्रदान करके या उस पर कार्य करके, यानी कि हम कह सकते हैं वर्क का इक्विवेलेंस है, कार्य ही है वो जो कुछ न कुछ कराइए। तो अगर हम यूनिट ऑफ हीट की बात करें, तो हीट यानी कि ऊष्मा, इकाई की हम बात करें, की इकाई तो वो होती है जूल। और एक तरीके से आपकी हीट, एक इकाई आपने सुनी होंगी, कैलोरी भी होती है। तो कैलोरी, तो एक कैलोरी के अंदर हम एक कैलोरी बोलेंगे, एक कैलोरी के अंदर 4.18 जूल होते हैं।
अगर इससे बड़ी इकाई की बात की जाए तो 1 किलो कैलोरी होती है। एक किलो कैलोरी, 1 किलो कैलोरी के अंदर होता है 4180। 1 किलो कैलोरी के अंदर होता है 4180 जूल, जिसको नियरली नियरली 4200 जूल भी कहा जाता है ना। इतना जूल हमारे, ठीक, ये बात आपको ध्यान में रखनी। तो यानी कि अगर हम वर्क निकाल लें किसी पे तो हम हीट इनडायरेक्टली निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट बात होगी वर्क डन इन एक्सपेंडिंग अ गैस। किसी गैस को या गैस के प्रसार में किया गया कार्य। मानो आपने एक कंटेनर के अंदर गैस रखी है, कोई एक बर्तन के अंदर गैस भर दी, इसके ऊपर आपने एक पिस्टन लगा दिया। क्या लगा दिया? पिस्टन। पिस्टन क्या होता है? ये मूव कर सकता है, जैसे पिचकारी में हमारे पास होता है ना, तो आगे पीछे की, वैसे ये पिस्टन होता है, इसको मूव करा सकता है। इसके अंदर जो गैस है, मान लो उसका दबाव P है और इसका यहाँ पर क्षेत्रफल A है। अब हुआ क्या, हमने इस गैस को एक्सपेंड कराया, यानी कि प्रसार कराया। प्रसार कराया तो ये गैस फैली होगी और फैलने के कारण इस गैस ने क्या किया होगा, पिस्टन पे बल लगाया होगा, जिससे ये पिस्टन क्या कर गया होगा, मूव कर गया होगा। एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं डेल्टा एक्स। तो हमें पता है कार्य, छोटा सा कार्य हुआ होगा। कार्य का सूत्र होता है बल गुणा विस्थापन। बल गुणा विस्थापन हमारे पास क्या होता है, छोटा सा कार्य होता है ना, हमें पता है। हम बोल सकते हैं बल गुणा विस्थापन। मान लो dx है यहाँ पर, छोटा सा कार्य, बल गुणा विस्थापन। और अगर हमें बल चेक करना है तो हमें पता है प्रेशर, दबाव बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, यानी कि प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। तो अगर मैं यहाँ से फोर्स निकालूं तो वो निकलेगा प्रेशर इंटू एरिया। तो क्या मैं यहाँ पर इस फोर्स की वैल्यू को पुट करूं, प्रेशर इंटू एरिया इंटू डी एक्स। अब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होती है आयतन, यानी कि वॉल्यूम। तो एरिया इंटू जब भी लेंथ होगा तो आ जाएगा हमारे पास छोटा सा वॉल्यूम, और ये बन जाएगा हमारा वर्क डन का फॉर्मूला। क्या बन जाएगा? वर्क डन का सूत्र, कार्य का सूत्र। कि कार्य कैसे निकाला जाएगा, प्रेशर इंटू डीवी। मान लो ये V1 वॉल्यूम से एक्सपेंड होके ये V2 वॉल्यूम तक एक्सपेंड हुई, तो हम कार्य को कह सकते हैं इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू बराबर इंटीग्रेशन डीवी, V1 से V2 तक। तो ये हम तरीके से कार्य निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा है कि कार्य किस तरीके से ऊर्जा से, यानी कि ऊष्मा से संबंधित है। और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी प्रसारण के दौरान, किसी गैस के प्रसार यानी कि एक्सपेंशन ऑफ द गैस के दौरान हम क्या कार्य निकाल सकते हैं, वर्क डन निकाल सकते हैं। और इसी को हम कहीं ना कहीं हीट भी बोल सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन